हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ड्रीम यूपीएससी। सो एज यू ऑल नो कि हम लोगों ने एंशिएंट हिस्ट्री की सीरीज़ को स्टार्ट किया है, जिसमें कि हम लोग 15 डेज़ में आपकी एंशिएंट हिस्ट्री को कंप्लीट करवाएंगे। ये जो हमारा सेशन है, ये सेशन 1 है हमारी एंशिएंट हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री का। ऐसे ही 15 सेशंस होंगे, उसके बाद आपकी एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो ह्यूमन बींग्स फर्स्ट अपीयर ऑन प्लानट अर्थ इन बिटवीन ऑफ प्लीस्टोसीन इपॉच। प्लीस्टोसीन इपॉच ऐसे टाइम पीरियड को बोला जाता है जो कि है आपको 2.6 मिलियन ईयर्स से लेके 11,700 ईयर्स अगो। सो ऐसा माना जाता है कि जो ह्यूमन बीइंग्स है वो इसी टाइम पीरियड के बीच में कहीं पे प्लेनेट अर्थ पे अपीयर हुए, ठीक है। एंड जो इवोल्यूशन हुआ है ह्यूमन बीइंग्स का, वो हुआ है होलोसीन में। जो होलोसीन है वो है हमारा 11,700 ईयर्स टू प्रेजेंट जियोलॉजिकल टाइम, ठीक है। तो ह्यूमन बीइंग्स फर्स्ट अपीयर्ड बिटवीन 2.6 मिलियन ईयर्स टू 11,700 ईयर्स अगो। एंड जो इवोल्यूशन हुआ है ह्यूमन बींग्स का, वो हुआ है आपको इस टाइम पीरियड के बीच में। जो उस टाइम के स्टोन टूल्स है, उनसे हमें जो इन्फॉर्मेशन मिल पाती है, उसी से हम लोग उनके हिस्ट्री को ट्रेस कर पाते हैं। तो जो उनका स्टोन एज है, उसको हम लोगों ने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जो कि है हमारा पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक। तो सबसे पहले हम लोग पैलियोलिथिक को देखेंगे, जिसको कि हम लोगों ने फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो ये जो हमारा पैलियोलिथिक पीरियड है, वो है आपको 5 लाख BC टू 10,000 BC, जिसमें कि हमारा लोअर पैलियोलिथिक जो है वो है हमारा 5 लाख BC टू 1 लाख BC। इसमें जो उस टाइम के टूल्स थे, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम लोगों को इस टाइम के बारे में पता नहीं है, बट जो भी इन्फॉर्मेशन पता है वो ये है कि उस टाइम के जो टूल्स हम लोगों को मिले हैं वो बहुत ही रफ है, बहुत ही बिग है और इरेगुलर इन शेप। कोई भी शेप को रिजेंबल नहीं करते हैं, मतलब ना ही रेक्टेंगुलर, ना ही ट्रायंगुलर, ना ही पेंटागन, किसी भी शेप को रिजेंबल नहीं करते हैं। तो बहुत ही इरेगुलर इन शेप है, बहुत ही रफ है और बहुत ही बिग है। उस टाइम के जो कैरेक्टरिस्टिक टूल्स थे, ये आपको याद रख लेना है कि हैंड एक्सेस, क्लीवर्स एंड चॉपर्स। सो उस टाइम के टूल्स कैसे दिखते थे, उसे हम लोग अगली स्लाइड में देखेंगे। पहले उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अब आते हैं हम लोग मिडिल पैलियोलिथिक। तो आपको पता है ये 1 लाख BC पे ये लोअर पैलियोलिथिक खत्म होता है, तो ये स्टार्ट होता है 1 लाख BC टू 40,000 BC। मिडिल पैलियोलिथिक जो है हमारा, इस टाइम के टूल्स जो थे वो थोड़ा सा इससे एडवांस्ड थे। एडवांस इन द सेंस कि इस टाइम के टूल्स जो थे वो थोड़े से स्मॉलर थे एंड करस्पॉन्डिंग टू रेक्टेंगुलर शेप। मतलब उस टाइप का जो, मतलब नॉट एग्जैक्टली रेक्टेंगुलर, बट इस टाइप का शेप को वो रिजेंबल करते थे। मतलब इस टाइप के इससे सिमिलर दिखते थे। ये जो आपको रेक्टेंगुलर शेप है, इसके सिमिलर दिखते थे, स्मॉलर थे। हालांकि यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि बिग था और इरेगुलर इन शेप। इससे थोड़ा सा एडवांस टूल हो गया यहाँ पे, स्मॉलर एंड रेक्टेंगुलर इन शेप। इस टाइम के जो कैरेक्टरिस्टिक टूल्स थे वो थे फ्लेक्स, ब्लेड्स एक्सेट्रा। और ये तो मैंने आपको बता ही दिया, रेक्टेंगुलर शेप टूल्स थे। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हमारा खत्म हुआ 40,000 BC पे। तो जो अपर पैलियोलिथिक है वो यहीं से स्टार्ट होगा। तो 40,000 टू 10,000 BC हमारा अपर पैलियोलिथिक फेज स्टार्ट होता है। इस टाइम के जो टूल्स थे वो ट्रायंगुलर इन शेप थे। यही इंपॉर्टेंट है। ओके, नॉट कंप्लीट ट्रायंगुलर बट रिजेंबल, मतलब इसके आसपास ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर इन शेप। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन वाचिंग द वर्ल्ड एंशिएंट हिस्ट्री। हम लोगों ने एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को इस लेक्चर में कवर किया। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन वाचिंग द वर्ल्ड एंशिएंट हिस्ट्री। हम लोगों ने एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को इस लेक्चर में कवर किया, क्योंकि वही हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर उस टाइप से देखें तो एक्सेप्ट गैंगेटिक प्लेन एंड ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स, टूल्स वेयर फाउंड ऑल ओवर इंडिया, विच इंक्लूड कुछ फेमस साइट्स जो है भीमबेटका MP, बेलान वैली UP MP, देन सोन वैली पंजाब और पाकिस्तान। और ये कुछ नेम्स हैं जो कि आपको एक बार देख लेना है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि मैं नेक्स्ट स्लाइड में आप लोगों को इमेजेस दिखाऊंगा। तो ये जो इमेज है वो है आपको लोअर पैलियोलिथिक टाइम का, ये है मिडिल पैलियोलिथिक एंड ये है अपर पैलियोलिथिक। तो इस टाइम के टूल्स जो आप देख रहे हैं, ये मोस्टली आप देख रहे हैं बहुत रफ टूल्स हैं, बहुत बिगर इन शेप है। जो हमारा मिडिल पैलियोलिथिक टाइम का है वो मोस्टली रेक्टेंगुलर इन शेप, ये आप देख सकते हो। मोस्टली, ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ कंप्लीटली, बट मोस्टली। और जो अपर पैलियोलिथिक है वो आप देख रहे होगे बहुत ही शार्प है एंड जनरली ट्रायंगुलर इन शेप। ओके, तो ये हमारा हो गया टूल्स। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग मेसोलिथिक पे। तो पैलियोलिथिक को हम लोगों ने सब डिवाइड किया था 3 पार्ट्स में, मेसोलिथिक को हम लोग सब डिवाइड नहीं कर रहे। तो इन पैलियोलिथिक फेज अर्थ गोइंग थ्रू साइकिल ऑफ आइस एज ग्लेशिएशन। मतलब कि पैलियोलिथिक फेज में मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारा अर्थ है वो आइस शीट से कवर्ड था। तो अब आइस शीट से जब अर्थ हमारा मोस्टली कवर्ड है, तो उस टाइम के जो लोग थे वो जनरली केव्स में रहते थे, लोग बाहर नहीं निकलते थे ज़्यादा।
But from Mesolithic phase, warm phase started. Now people came out from their caves and spread throughout. अब इन लोगों ने जैसे ही वार्म फेज स्टार्ट होता है ये लोग अपने केव से बाहर आते हैं एंड स्प्रेड आउट, मतलब इधर उधर जाना स्टार्ट करते हैं, वंडर करना स्टार्ट करते हैं. तो जो ये मेजोलिथिक फेज है ये ट्रांजिशन फेज है फ्रॉम आइस एज ग्लेशिएशन टू वार्म फेज, जैसा कि मैंने आपको बताया. एंड यहाँ पे जो इन्वायरमेंट है बिकम कंड्यूसिव फॉर द ग्रोथ ऑफ ह्यूमंस. कंड्यूसिव मीन्स फेवरेबल. तो अब यहाँ पे ह्यूमंस का जो ग्रोथ है वो स्टार्ट हुआ क्योंकि अब लोग केव से बाहर आना स्टार्ट कर रहे हैं. तो अब लोग एक दूसरे से मिलेंगे, कम्युनिकेट करेंगे एंड स्लोली वी विल सी द ग्रोथ ऑफ ह्यूमंस. क्योंकि ये जो फेज़ है वो कंड्यूसिव बहुत ही फेवरेबल है ह्यूमंस के ग्रोथ के लिए. इस टाइम के जो टूल्स थे वो जो ये लोग यूज़ करते थे मेजोलिथिक में, उसको हम लोग कहते हैं माइक्रोलिथ्स, जो कि बहुत ही शार्प थे और टाइनी थे. हम लोगों ने पैलियोलिथिक टाइम पे देखा कि बहुत ही लार्जर टूल्स यूज़ होते थे, मोस्टली इरेगुलर इन शेप, और ज़्यादा शार्प भी उस टाइम का टूल्स नहीं होता था. बट मेजोलिथिक फेज के जो टूल्स थे जिसको कि हम लोग माइक्रोलिथ्स कहते हैं वो बहुत ही शार्प एंड टाइनी थे. ठीक है, ओके. सो जैसा कि आपने देखा कि माइक्रोलिथ्स वेयर द कैरेक्टरिस्टिक टूल्स ऑफ दिस पीरियड विच वॉज टाइनी एंड शार्प, आप लोगों ने यहाँ भी देख लिया. एंड ये जो टूल्स थे इससे बस ये लोग हंटिंग के लिए यूज़ नहीं करते थे, बट ऑल्सो दे यूज दिस टूल्स फॉर पेंटिंग ऑन द वॉल्स ऑफ केव्स. मतलब जहाँ पे ये लोग रहते थे जिन गुफाओं में, उनके वॉल्स पे पेंटिंग करने के लिए भी. जैसा कि आपको पता है कि ये बहुत ही टाइनी और शार्प थे, तो अब अगर ये शार्प है तो इनसे पेंटिंग कर पाना वॉल्स पे बहुत ही आसान है. कुरेद के वॉल्स पे पेंटिंग किया जा सकता है क्योंकि ये बहुत ही शार्प टूल्स हैं. तो इट नॉट ओनली फैसिलिटेड इन द इफेक्टिव किलिंग ऑफ एनिमल्स, क्योंकि मोस्टली ये लोग उस टाइम पे हंटर्स ही थे. तो नॉट ओनली किलिंग ऑफ एनिमल्स बट ऑल्सो हेल्प्ड इन देयर पेंटिंग ऑन द वॉल्स ऑफ द केव. और ये पॉइंट को आपको याद रखना है कि इस टाइम पे इन लोगों ने डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, मतलब जानवरों को पालना स्टार्ट कर दिया था. और इसका पहला जो एविडेंस है वो हम लोगों को मिलता है आदमगढ़ इन एमपी एंड बागोहर इन राजस्थान से. क्या आपको पता है कि उस टाइम पे इन लोगों ने वॉल्स ऑफ केव्स पे पेंटिंग करना स्टार्ट कर दिया था. तो उस टाइम के पेंटिंग्स पे हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. तो इट वाज अ टाइप ऑफ पेट्रोग्लिफ. पेट्रोग्लिफ उस टाइप के पेंटिंग को कहते हैं जहाँ पे किसी भी टूल्स को यूज़ करके वॉल पे पेंट किया जाता है. तो वेयर बाय इमेज वॉज क्रिएटेड ऑन द वॉल्स विद द हेल्प ऑफ टूल माइक्रोलिथ. ओके, और बाद में उसमें कलर्स फिल किए जाते थे. तो कौन कौन से कलर्स ये लोग यूज़ करते थे? रेड, ग्रीन, येलो, ब्राउन, ब्लैक. सो ये बेसिकली ये सारे कलर्स जो है इनको कहाँ से मिलते थे? तो ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल्स एंड प्लांट्स. ओके, और मेनी अ टाइम्स बहुत बार जो रेड कलर यूज़ होता था पेंटिंग में वो मोस्टली आपको मैंने बताया कि ये लोग हंटर्स थे. तो जिन एनिमल्स को ये लोग किल करते थे अपने लिविंग के लिए, उनका जो ब्लड होता था उसको ये लोग यूज़ करते थे फॉर द रेड कलर इन देयर पेंटिंग. ओके, तो थीम्स क्या क्या होती थी पेंटिंग्स की? तो उस टाइम की जो सोशियो कल्चरल लाइफ थी, मतलब उस टाइम का जो ट्रेडिशन रहा होगा, जो बिलीफ्स रहे होंगे, जो इनका डेली रूटीन रहा होगा, उसको ये लोग अपने पेंटिंग्स के थ्रू दिखाते थे. तो मोस्टली हंटिंग, गैदरिंग, फाइटिंग, सेलिब्रेशन, ग्रुप डांस, सेक्सुअल यूनियन, फालाज वर्शिप, योनी वर्शिप, हाउस होल्ड कोर्स एंड एनिमल राइडिंग. सो एनिमल राइडिंग, इससे आपको पता चल गया कि डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, क्योंकि जब तक जानवरों को पालना स्टार्ट नहीं करेंगे उनको राइड नहीं कर सकते. तो बेसिकली इस टाइप के पेंटिंग्स ये लोग करते थे. और यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर भी इनके पेंटिंग्स में देखा गया. डिवीजन ऑफ लेबर्स मीन्स मैन और वुमेन के बीच में जो काम बटे हुए थे वो भी हम लोग इस पेंटिंग के थ्रू प्रेडिक्ट कर सकते हैं. जैसे हंटिंग जो मोस्टली दिखाया गया वो मेन को करते हुए दिखाया गया, मतलब मेन को दिखाया गया कि वो हंटिंग कर रहे हैं. और जो हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ होती है वो वुमेन को करते हुए दिखाया गया उस पेंटिंग्स में. इसका मतलब कि जो वर्क है मेन और वुमेन के बीच में वो भी डिस्ट्रीब्यूटेड था. एनिमल राइडिंग विच मीन्स डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, देन सेलिब्रेशन, ग्रुप डांस, कम्युनिटी एंड ऑल्सो कोऑर्डिनेशन. तो यहाँ पे हमारा मेजोलिथिक खत्म होता है. अब हम लोग देखते हैं नियोलिथिक. तो आपको पता है कि मेजोलिथिक फेज जो है वो हमारा 6000 BC पे जाके खत्म हुआ था. तो जो नियोलिथिक फेज है वो 6000 से स्टार्ट होगा. इन दिस पीरियड पॉलिश्ड स्टोन टूल्स वेर यूज्ड. मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग में पैलियोलिथिक में जो टूल्स यूज होते थे उसके बाद थोड़ा सा एडवांस हुआ आपको मेजोलिथिक में, और उसके बाद थोड़ा सा एडवांस नियोलिथिक में. तो यहाँ पे पॉलिश्ड स्टोन टूल्स यूज होते थे. बोन टूल्स वेर ऑल्सो फ्रीक्वेंटली यूज्ड. बोन टूल्स मीन्स जिस भी एनिमल को ये लोग किल करते थे, तो आपको पता है कि एनिमल के जो बोन्स होते हैं वो बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, तो उनको पत्थर पे घिस के बहुत ही शार्प टूल्स बना लिया जाता था और उसको ये लोग बहुत ही यूज़ करते थे. एंड बो एंड एरो, जिसे आप धनुष और बाण कहते हैं, वो बहुत कॉमन था इस टाइम पे.
अब मेसोलिथिक फेज में मैंने आपको बताया कि डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल स्टार्ट हो गया था। इस पीरियड पे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस स्टार्ट हो गए थे। ये आप बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है कि एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस इस टाइम पे स्टार्ट हो गए थे। और मेसोलिथिक फेज में आपको स्टार्ट हो गया था डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। तो जो पहला एविडेंस हम लोग को यहाँ पे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस का मिलता है वो मिलता है मेहरगढ़ इन पाकिस्तान, बलूचिस्तान में है, जो कि पाकिस्तान में है। तो यहाँ पे हम लोगों को पहला एविडेंस मिलता है एग्रीकल्चर प्रैक्टिस का। तो अब जैसा कि आपको पता है कि एग्रीकल्चर अगर कोई लोग स्टार्ट कर रहे हैं तो उन लोगों को वहीं पे रहना पड़ेगा जहाँ पे कि इन लोगों ने अपना एग्रीकल्चर स्टार्ट किया है। पीपल स्टार्टेड टू लिव एट वन प्लेस एंड दे ऑल्सो इन्वेंटेड व्हील एंड पॉटरी। पॉटरी इसलिए क्योंकि अब जो फूड ग्रेन्स इन लोगों को एग्रीकल्चर से मिलेगा उसको स्टोर करने के लिए कोई जगह चाहिए, तो उसके लिए इन लोगों ने पॉटरी भी इन्वेंट कर लिया। दे मास्टर्ड द कंट्रोल यूज ऑफ फायर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब अब इन लोगों को ये पता चल चुका था, मास्टर्ड यूज़ ऑफ फायर मीन्स अब इन लोगों को ये पता चल चुका था कि जो भी एनिमल्स को ये लोग पका के खाते हैं उनको पकाने के लिए कितना एग्जैक्ट हीट देने की ज़रूरत है, उसके बाद हम वो खाने के लायक बन जाते हैं। तो क्योंकि स्टार्टिंग में ये जो भी पका के खाते थे मोस्टली वो जल जाता था या कच्चा रह जाता था, पूरी तरह से पकता नहीं था। बट दे मास्टर्ड द कंट्रोल यूज़ ऑफ फायर, डैट मीन्स कितने फायर की नीड है किस टाइम पे, ये इन लोगों को अब अच्छे से पता चल गया था। जो भी फायर की यूज़ से ये लोग जो भी एक्टिविटी करते थे उसमें कितने फायर की नीड है, अब इस चीज़ को इन लोगों ने मास्टर कर लिया था। अब आगे बढ़ते हैं। एक छोटी सी चीज़ है जो कि हम लोगों को देखना है। तो नियोलिथिक कम्युनिटी, मैंने आपको बताया कि इन लोगों ने एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर दिया था। तो ऐसा हो गया होगा कि किसी एक इंडिविजुअल के पास कोई एक फूड ग्रेन्स बहुत ही एक्सेस में होगा, जैसे किसी के पास व्हीट एक्सेस में है, किसी के पास राइस एक्सेस में है, किसी के पास पल्सेज एक्सेस अमाउंट में है। तो अब जिनके पास पल्सेज एक्स्ट्रा है उन लोगों को व्हीट चाहिए, जिनके पास राइस एक्स्ट्रा है उन लोगों को व्हीट चाहिए या फिर उन लोगों को पल्सेस चाहिए। तो आपस में ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया इन लोगों ने, जिसे कि हम लोग बार्टर सिस्टम भी कहते हैं। मतलब कि एक प्रोडक्ट आप किसी और को देते हो, उसके बदले में इन रिटर्न आप उनसे दूसरा प्रोडक्ट ले लेते हो। तो ट्रेड स्टार्ट हो गया। अब ट्रेड स्टार्ट हो गया तो अब किसी भी एक फील्ड में इन लोगों ने हर एक लोग अपना जो भी इनके पास एक्सेस रहता था एग्रीकल्चरल गुड्स वो लोग वहाँ पे लेके जाते थे और उनके बदले में दूसरे जो भी प्रोड्यूसर्स हैं उनसे दूसरा कोई भी प्रोडक्ट लिया इन्होंने और अपना प्रोडक्ट उन्हें दे दिया। बट हर रोज़ ये काम करना, क्योंकि आपको पता है कि एग्रीकल्चरल एक्सेस हो गया तो हर रोज़ अपने घर से इस फील्ड तक लेके जाना एग्रीकल्चर गुड्स इन लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल पड़ रहा था। तो अब इन लोगों ने क्या किया, वहाँ पे ट्रेड सेंटर बनाना स्टार्ट कर दिया। मतलब एक सर्टेन जिसे आप कह सकते हो मार्केट, तो जिसे आप एक मार्केट कह सकते हो, वो उन लोगों ने वहाँ पे इस्टेब्लिश करना स्टार्ट कर दिया। तो अब मार्केट कहीं पे इस्टेब्लिश हो रहा है तो उसके लिए क्या क्या चाहिए, तो रोड्स चाहिए, फिर यूटिलिटी थिंग्स चाहिए, रेसिडेंस, जैसे कि किसी का शॉप अगर यहाँ पे है तो इन लोगों को इसी के आसपास रहना होगा ताकि इन लोगों का जो भी प्रोडक्ट है वो कोई और लेके ना चला जाए। तो उसके लिए उन लोगों ने वहीं पे जहाँ पे ये लोग अपना मार्केट इस्टेब्लिश किए वहीं पे इन लोगों ने रहना भी स्टार्ट कर दिया। सो रेसिडेंस, स्टोरेज चाहिए क्योंकि बहुत सारा फूड ग्रेन्स है तो उनको स्टोर करने के लिए स्टोरेज चाहिए, एंड इन सब को देख रेख करने के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी चाहिए। तो अब क्या हो गया, एक सर्टेन एरिया में आसपास के एरिया के जितने भी लोग थे ये सब इकट्ठे होके एक सर्टेन एरिया में आके रहना स्टार्ट कर दिए, विच लेड टू इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्योंकि अब जितने भी लोग आसपास के एरिया में इधर उधर कहीं रहते थे, इन लोगों ने अब आके एक जगह पे रहना सब लोगों ने स्टार्ट कर दिया, एंड दिस लेड टू इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो अब कल के लेक्चर में हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन को डिस्कस करेंगे। तो आज का ये वीडियो यहीं तक था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपका एक भी लेक्चर मिस ना हो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे। और हाँ, अगर आप लोगों के कोई भी डाउट्स रह गए हो तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में उसको लिख सकते हो। तो अगले लेक्चर में मैं पहले उन डाउट्स को क्लियर करूँगा, उसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।